हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल कोचिंग क्लासेस पर। तो बेटा लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं अभी, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग नेट से या फिर आपके पास कोई बुक हो तो उससे जरूर एक बार सॉल्व करके देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर 2 का जो ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो मैं इसको 2 वीडियोज में आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना। तो देखो वर्ड से ही समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है, एनर्जी एट रेस्ट। तो कोई चीज जब रेस्ट में आती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि चार्जेस का, है ना, इलेक्ट्रिक, है ना, चार्जेस का रेस्ट में आने में जो एनर्जी आएगी दैट एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं कंसेप्ट क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप एक बात जानते होंगे कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। एनर्जी का मतलब होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, ये बात तो पता ही होगा, टू डू वर्क, है ना। तो यानी कि किसी चीज के अंदर अगर ये वर्क मैं निकाल लूं तो उसकी एनर्जी मुझे पता चल जाएगी, ठीक है ना। अब एनर्जी निकालने किसकी है, चार्जेस की, है कि नहीं। तो यानी कि किसी भी चार्ज का एक स्पेसिफिक पोजीशन से या कह सकते हो इन्फिनिटी से किसी एक दूसरी पोजीशन पे आने में जो वर्क डन होगा, है ना, जो वर्क डन हो जाएगा दैट वर्क डन विल बी नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सही कह रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ गए। देखो हमने वर्ड से ही बनाया है ये डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट दियर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। कि अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी चार्ज को असेंबल करने पे उसकी लोकेशन पे, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन जो लगती है उसी वर्क डन को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, यू से डिनोट करेंगे हम इसमें, ठीक है, कैपिटल यू से हम इसमें डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, डेरिवेशन के टर्म्स में है क्वेश्चन, उनको मैं डायरेक्ट डिस्कस करता हूं। एक तो आपसे पूछेगा कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके लिए बताओ कि एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। तो मान लो कि सबसे पहले मैं एक इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आया, Q1 चार्ज यहां पे लेके आ गया किसी पॉइंट P पे। अब किसी पॉइंट P पे मैं किसी चार्ज को लेके आऊं, तो और मान लो कि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। याद रखना अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं जबकि नो एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल, ठीक है, नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब की बात चल रही है, ठीक है ना। तो एक Q1 चार्ज जब आएगा इन्फिनिटी से तो क्या कुछ वर्क डन इसको करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? जब ना कोई अट्रैक्ट करने वाला है ना कोई रिपेल करने वाला है, ठीक है ना, तो कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मान लो एक और Q2 चार्ज था जो कि यहां से कुछ डिस्टेंस पे मुझे इन्फिनिटी से ही लेके आना था, तो इसको मैं यहां पे अगर इसको लोकेट कराऊं तो जाहिर सी बात है Q1 इसको रिपेल करने की या अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, है कि नहीं। और अगर इसको रिपेल करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन मैं इसको असेंबल करना चाहता हूं इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, है कि नहीं। तो मान लो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल डेवलप हो गया, लेट V1, है ना। V1 इज इक्वल टू क्या होता है, एक चार्ज सिंगल चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है ना। एक पोटेंशियल इसके अंदर डेवलप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, अब बात करते हैं हम कि आपको तो क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो पोटेंशियल और वर्क डन का रिलेशन क्या है, पोटेंशियल वर्क डन का रिलेशन आप लोग जानते हैं, W इज इक्वल टू Q0 भी होता है, और Q0 की जगह हम क्या लेके आ रहे हैं, Q2 लेके आ रहे हैं, है ना। तो Q2 यहां पे लिख देता हूं, तो Q2V, तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये वर्क डन हो गया मेरा, ठीक है ना। और इसके लिए वर्क डन क्या आया, मान लो W1 इसको मान लेते हैं 0 आया, इसके लिए वर्क डन क्या आया, मान लो W2 आया, ये आ गया। तो टोटल वर्क डन ही उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो W1 प्लस W2 कर दूंगा मैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 है तो इतना ही रह गया, यानी कि U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। समझ पाए। तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि किसी चार्ज को जब लेके आएंगे, अभी नो एक्सटर्नल फील्ड की बात करिए, जब जहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा वहां पे लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या है, पोटेंशियल निकाल के वर्क डन निकाल देना है, और वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली मान लो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम बनाना है, तो उसके अंदर बताओ कितना आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, है ना, या कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, है ना। तो क्या होगा, सिंपल है। मान लो सबसे पहले एक चार्ज लेके आया हूं Q1, सेम पहले की तरह मैंने लेट किया हुआ है क्या, कि नो एक्सटर्नल फील्ड इज अवेलेबल, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड यहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो अब यहां पे जब एक चार्ज लेके आएंगे हम, तो फर्स्ट टाइम तो आपको समझ ही गए होंगे कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो W1 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई फील्ड ही नहीं है, तो ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्सन, तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा, और जहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होता तो वहां पे वर्क डन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब मान लो एक चार्ज मैं लेके आया हूं यहाँ पे Q2, इन्फिनिटी से ही मान लो कहीं से लेके आया हूं, ठीक है, Q2 चार्ज मैंने ला के यहाँ पे रख दिया। तो जब Q2 चार्ज रखूंगा यहाँ पे, तो बेटा वर्क डन तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, है ना। तो मान लो R12 डिस्टेंस पे मैंने लाके रखा, तो क्या होगा, एक वर्क डन होगा। तो इस बार डायरेक्ट निकाल दो, पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो W2 वर्क डन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकाल दिया लास्ट टाइम, अभी इतना तो कर ही चुके थे ना। बट हमें क्या करना है, हमें बेटा 3 पॉइंट चार्ज के लिए एक सिस्टम बनाना है। तो मान लो एक और चार्ज कहीं से ला करके मैं यहाँ पे असेंबल कर देता हूँ Q3। जरूरी नहीं है मैं यहीं पे असेंबल करूँ, आप चाहे यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, एज योर विश, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ से Q1 से मैंने इसको जो है R13 डिस्टेंस पे असेंबल किया है, और Q2 से मैंने इसको R23 डिस्टेंस पे असेंबल कर दिया, है ना। तो अब एक बात बताओ, W3 जो होगा, W3 कितना होगा, आप सोचो एक बात, अगर बेटा W3 की जो वैल्यू होगी वो एज कंपेयर्ड टू W2 ज्यादा होगी या कम होगी, एक सोचने वाली बात है, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अब Q3 सिर्फ Q1 से नहीं अटैच है, ये Q2 से भी अटैच है। तो एक वर्क डन Q1 की वजह से Q3 के ऊपर होगा, और एक वर्क डन Q2 की वजह से Q3 के ऊपर होगा। समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस तरीके से अगर वर्क डन होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली में एक वर्क डन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क डन है ना। तो W3 एक यहाँ पे वर्क डन मान लेते हैं कि ये Q1 और Q3 के लिए लगेगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है ना। प्लस किसके लिए, 3 और 2 के लिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। समझ पाए कि 2 Q लगा दिए, ठीक है ना। तो अब अगर आप टोटल वर्क डन निकालें, तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई, है ना। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, और अगर जब आप ऐड करेंगे तो यहां से भी कॉमन आ जाएगा, और W1 तो 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सर Q1 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12, है ना, प्लस क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, है कि नहीं। तो यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, बस समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, क्वेश्चंस के टर्म्स में ही ये पेपर में आता है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। पर बच्चे ये भी नहीं कर पाते कि कॉन्सेप्ट आप नहीं पकड़ पाते हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना सीखो, ठीक।
अब मान लो एक और क्वेश्चन आ जाए इसी की जैसा ही कि मान लो n नंबर ऑफ आपके पास चार्जेस हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस यहाँ 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 ऐसे, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। देखो जरा, आप 3 पॉइंट चार्ज का जब निकाले थे अभी, तो क्या आया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो ऐसे ही सीक्वेंस चलाते रहो, बस हो रहा ही क्या है ना, तो n नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या कर सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिखूं, समेशन फॉर्म का मतलब एडिशन की फॉर्म में लिखूं एकदम, तो सिग्मा लगाते हैं, है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना। तो अगर समेशन की फॉर्म में आपको इसको लिखना है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो u इज इक्वल टू 1/4πε0 तो है ही कॉमन, सिग्मा लगा देते हैं। अब एक चीज देखो, जो वैल्यू नीचे है 1 और 2 तो वही वैल्यू ऊपर भी है 1 2, 1 3 तो 1 3, 2 3 तो 2 3। इट मीन्स आई कैन से दैट कि इफ आई पुट हेयर I एंड हेयर J, देन इन द सिचुएशन ऑफ R वी विल पुट द IJ, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। और सिग्मा की अगर बात करें तो I इज इक्वल टू 1 to लेक से n तक हो सकता है ना। बट एक चीज देखो आप, अगर I 1 है तो J 2 है, I 1 है तो 3 है, 2 है तो 3 है, यानी कि कभी भी इक्वल नहीं होगा, है ना, एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा, कम ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो वी कैन से दैट हियर कि J इज डज नॉट इक्वल टू I, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इक्वल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो n तक ही ये जा रहा है यहाँ पे, तो ये समेशन बन गया। बट इस समेशन में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो भी एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं मान लूँ I इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट केस, है ना, तो u के लिए पहली जो वैल्यू निकालूंगा वो हो जाएगी 1/4πε0। I 1 माना है तो J मान लो 2, तो 1 2 हो जाएगा, है ना, प्लस समेशन चलता रहेगा हर बार। तो बेटा एक चीज सोचो, अब I को 1 माना है तो इस केस में, अब सेकंड केस में ऐसा भी तो कर सकता हूं, J को 1 मान लो, मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं। तो मान लो अगर J को 1 मानूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q, अब इसको 2 मान लेता हूं, I को इस केस में 2 अगर मैं मान लूं तो J को 1 मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा Q2 Q1 अपॉन R21। यही होगा कि नहीं होगा। इस केस में क्या था, I 1 था और J 2 था। बट एक बात बताओ, what is the difference between the this term and this term, बता सकते हैं बेटा? कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो सर Q1 Q2 यहाँ पे था, आपने इस Q2 को असेंबल किया, तो Q2 को असेंबल किया तो डिस्टेंस R12 माना मैंने, इधर से मेजर किया, तो इधर से मेजर करूंगा तो 2 1 हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस है, तो यानी कि ये तो इक्वल ही है। और डायरेक्शन तो होती नहीं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और चार्जेस की मल्टीप्लाई बेटा कैसे भी कर लो, अरे मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, और 3 इंटू 2 करोगे तो क्या अलग थोड़ी ना हो जाएगा, 6 ही तो आएगा ना। तो इट मीन्स आई कैन से दैट देयर इज द नो डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म। और अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो 2 बार क्यों ऐड कर दी, समझ पा रहे हैं? जब कोई डिफरेंस ही नहीं है टर्म में तो 2 बार कैसे ऐड कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि 2 बार तो ऐड नहीं होगी ना एक ही टर्म। आपको तो समेशन लेना है कि एक टर्म एक बार ऐड होती चली जाए, है ना। तो इसलिए अब क्या करें, अब मैं ये सोच के चलता हूं कि इसके अंदर पूरी की पूरी सिचुएशन में 2 बार एक टर्म आ रही है, तो अगर 2 बार एक टर्म आ रही है उसको सिंगल करना हो तो क्या कर दें उस टर्म में, इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो 1/2 से, बस दैट्स इट। तो ये बन गया समेशन फॉर्म ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैथमेटिक्स है बेटा, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल लेकर के आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। डन।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको डालने पड़ेंगे। तो पहला जो बात आपको याद रखना है कि बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, सेम एनर्जी है, एनर्जी बेटा कुछ अलग नहीं होता, हर जगह सेम ही हम मान के चलते हैं। तो एनर्जी है तो इट विल बी ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो पहला नोट्स जो आपको मानना है, इट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। सेकंड नोट की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो चार्जेस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस तो आपको पता ही होंगे ना, है ना। लाइक चार्जेस का मतलब होता है कि ऐसे चार्जेस जो एक जैसे हों, लाइक मतलब पसंद करना एक जैसे होना, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। तो लाइक चार्जेस अगर हैं तो लाइक चार्जेस का मतलब होगा कि वी कैन से दैट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होता है ना, और निगेटिव निगेटिव भी पॉजिटिव ही होता है ना। तो लाइक चार्जेस अगर आपके पास हैं तो यानी कि दोनों चार्ज क्या आएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव टर्म आएगी, और अगर पॉजिटिव टर्म आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सिंपल सी बात है ना। पोटेंशियल एनर्जी यू भी क्या हो जाएगी, इस केस में पॉजिटिव हो जाएगी। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं। अब दूसरा केस, एक चीज सोचो आप कि अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि अनलाइक चार्जेस की अगर बात करें सर, तो अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है कि Q1 Q2 अगर दो चार्ज लूं तो एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो निगेटिव आएगा, या एक निगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो तो भी निगेटिव आएगा। इसका मतलब इट विल बी लेस देन 0, है ना। और दो चार्जेस की वैल्यू अगर लेस देन 0 आई तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी, ठीक है ना। तो कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, ये आपको बेटा डायरेक्ट आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एक बात देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स F, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव है। ये बात तो मुझे पता ही है, कैसा होता है वो, कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स मींस व्हाट, कि दैट फोर्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, है ना, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और कोई चीज अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करती, फोर्स की अगर मैं बात करूं पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और वर्क डन भी बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है एक्चुअली में, तो है ना, F.dAc होता है, ठीक है ना, F.dAc होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन ही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी है ना, U, भले ही उसका फॉर्मूला अलग आया है लेकिन है तो एक्चुअली में फोर्स के टर्म में। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए सर, कंजर्वेटिव होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्वेटिव होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो इट मींस कि अगर आप Q1 की बात करें तो Q2 आप चाहे यहां से लेके आए, यहां से लेके आए, यहां से लेके आए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा U के ऊपर, ठीक है ना। बट डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ेगा, आई नो, बट डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यू कैन से दैट कि द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज इंडिपेंडेंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। यानी कि प्रेजेंट स्टेट जो है उसी के ऊपर बस हम बात करेंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं कि इसने कौन सी स्टेट अटेंड की थी, कहां से की थी, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपसे लॉजिकल पूछ सकता है, या मान लो 12th के बाद आप IIT करने की इच्छा रखते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ एक चार्ज यहाँ पे रखा था, मैं यहाँ से इस डिस्टेंस पे लेके आया हूँ R पे, और अगर मान लो यहाँ से इस डिस्टेंस पे भी R से लाऊं तो बताओ इनकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो यू कैन से दैट सिंपली कि सर देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज U इज द कंजर्वेटिव, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव जो चीज होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक नेक्स्ट नोट इसके अंदर आपको बेटा पता होना चाहिए, नंबर 5 आप डाल सकते हैं
कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि इट विल इंडिकेट दैट द वर्क डन जो हुआ है ना, वर्क डन जो होगा दैट विल बी ऑब्टेन बाय रिलीजिंग द चार्जेस, है ना। भी क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि चार्ज को रिलीज किया इसलिए पॉजिटिव आया, क्योंकि मान लो कि एक बच्चा यहां पे मैंने बैठा के रखा है, वो रोई जा रहा है, परेशान है वो, है ना। तो अगर मैं उसको अब हाथ छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ कि चलो आप जाओ, फ्री हो आप जाने के लिए, तो क्या करेगा वो? आप सोच सकते हैं बहुत तेजी के साथ वो अपने घर की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो आपसे डर गया। तो एक्चुअली में भागा जब वो, तो उसके अंदर एनर्जी तो एकदम से यूज होने लगी ना, एनर्जी एकदम रिलीज होने लगी उसकी, भाग रहा है ना, स्पीड बना लेता है। तो एनर्जी रिलीज कब होती है? जब ऑलरेडी कुछ एनर्जी हो, और जब बच्चे को आपने पकड़ के रखा है तो उस टाइम कौन सी एनर्जी होगी? रेस्ट में है, तो रेस्ट में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो यही केस सेम यहाँ पे बन रहा है कि अगर चार्ज को आपने पकड़ के रखा है ऑलरेडी, है ना, अब आप उस चार्ज को रिलीज कर देते हैं, तो रिलीज जब आप उसको कर रहे हैं तो वो कहीं और मूव करने लगेगा, है ना, कहीं और प्लेस में चला जाएगा, किसी और प्लेस में वो मूवेबल हो जाएगा। तो जब वो किसी और प्लेस में मूवेबल होगा, इट मीन्स यू कैन से दैट कि द एनर्जी रिलीज्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए कॉन्सेप्ट को? तो सिमिलरली अगर निगेटिव होगी तो इट मीन्स क्या होगा कि जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ है कि चार्ज को बाइंड करने के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, कि एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क डन होगा, बाइंड किया गया है, तो निगेटिव। एक देसी तरीका भी है, मैं जनरली बच्चों को बता देता हूं। मान लो आपकी कोई पिटाई कर दे, तो आपके अंदर क्या होगा? निगेटिविटी आ जाएगी, है कि नहीं? आप चुपचाप बैठ जाओगे, निगेटिविटी अपने मन में भरते रहोगे, प्लानिंग करोगे, तो बैठ जाओगे ना, इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बैठने की, है ना। लेकिन निगेटिव, आपके ऊपर किसी ने वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने, तो आप बैठ गए आराम से, यानी कि निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको कोई मारे तो निगेटिविटी आ गई, और आप किसी को पीट डालो, धो डालो, तो क्या होगा? पॉजिटिविटी आया है, मजा आ गया पीट के। तो भी पीटने के बाद बैठते ही हो आराम से, है कि नहीं? तो अगर पीट के बैठे हो, यानी कि आपने वर्क डन किया, है ना, आपने एनर्जी रिलीज की अपनी, तो यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपके ऊपर किसी ने वर्क डन किया, यानी कि किसी ने, एक्सटर्नल सोर्स ने आपको एनर्जी दी, यानी कि आपकी किसी ने पिटाई की, तो निगेटिव है। समझ गए कॉन्सेप्ट को? तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट तो बेटा वैसे तो कोई स्पेशल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही है कि आप इसकी यूनिट की बात करें तो जूल पर कूलाम वही ले लेंगे, ठीक है ना। तो या फिर आप इसको अगर मेजरमेंट मान लो करना ही चाहते हैं तो पोटेंशियल के टर्म्स में ही कैलकुलेट होगा, तो पोटेंशियल की टर्म्स में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वोल्ट ही होती है, ठीक है ना। तो उसकी टर्म्स में इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो पोटेंशियल एनर्जी है, सही में मैं जो आपको बताऊं, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होती है, ईवी, है ना। तो ईवी की टर्म्स में इसको कैलकुलेट करते हैं हम। ये कैसे किया? मैंने बताया कि पोटेंशियल ही है एक तरह का, तो जूल पर कूलाम या वोल्ट ले सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताओ कि पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल और वर्क डन में रिलेशन आया W = Q और V। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं जूल पर कूलाम इसकी यूनिट लेता हूं और वोल्ट इसकी यूनिट लेता हूं, तो क्या प्योरली बात सही है कि जूल पर कूलाम इसकी यूनिट लेनी चाहिए और या फिर वोल्ट लेनी चाहिए? नहीं, यहां पे कुछ चार्ज भी अवेलेबल है, ठीक है ना। और चार्ज हम अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो E होता है, तो W भी क्या हो जाएगा? EV। और V का मतलब अगर यहाँ पे मैं वोल्ट लगाऊं और E का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हैं ना। तो W वर्क डन जो है, द यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे अगर बात करें कि इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करना हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो ये तो आप जानते ही हैं बेटा, एक
इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, जितना उसके अंदर चार्ज अवेलेबल है कि नहीं। कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है। तो इतनी ही एनर्जी हो जाएगी। तो जूल में होती है एनर्जी, तो जूल कर दिया मैंने इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसको अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, मैंने पहले ही बोला था आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, तो एंजॉय कर रहे हैं आप, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि क्लासेस चल रही हैं। आप लोग कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि लॉकडाउन भी है और दूसरी बात क्या कहते हैं, आगे भी आपको फ्यूचर में क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।